देखिए अपने आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सब मेन जो हुए काव्य धाराएं वो पढ़ने के बाद में उसके बाद में आते हैं विभिन्न काव्य आंदोलन। अब इसके बाद में अलग अलग काव्य आंदोलन चले जिनमें कुछ का नाम है जैसे कि प्रपद्यवाद है, नई कविता है, साठोत्तरी कविता है। ये सब अब जैसे प्रयोगवाद समाप्त हो उसके बाद में शुरू होते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले लिया है प्रपद्यवाद। तो ये देखो ये तो नॉर्मल है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के अवसान के बाद, अवसान का मतलब होता है समाप्ति, कि जब इसका समापन हो गया उसके बाद में विभिन्न काव्य आंदोलनों का विकास हुआ और जिसमें कौन कौन से आते हैं? प्रपद्यवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता प्रमुख है। भाई कई सारे काव्य आंदोलनों का विकास हुआ लेकिन उसमें सबसे प्रमुख कौन कौन से? प्रपद्यवाद, नई कविता और साठोत्तरी कविता। जिसमें हमने सबसे पहले परिचय देते हैं हम प्रपद्यवाद का। क्या होता है प्रपद्यवाद? देखिए कि प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहते हैं। अपने जो क्वेश्चन आने लायक वही याद रखेंगे। प्रपद्यवाद का दूसरा नाम क्या है? नकेनवाद। पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही से बन जाता है। नलिन विमोचन शर्मा, केसरी सिंह, देखिए नलिन विमोचन शर्मा, केसरी सिंह और नरेश मेहता का एक काव्य संग्रह था, उसका नाम था प्रपद्यवाद। और इसी शीर्षक से इन तीनों का काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था, इसलिए इस वाद को कौन सा वाद कहते हैं? प्रपद्यवाद। और प्रपद्यवाद का नाम नकेनवाद क्यों है? क्योंकि इन तीनों कवियों के आरंभिक अक्षरों को लेकर इसका नाम रखा गया नकेनवाद। देखो न से क्या बनेगा अपने? नलिन विमोचन शर्मा, ठीक है। आगे देखिए आप के से क्या बनेगा? केसरी सिंह, तो ये के हो गया। और न से अपने नरेश, तो देखो दो बार न है, आगे वाले न का या आगे कैसे भी लिख सकते हो। नलिन विमोचन शर्मा, केसरी सिंह और नरेश मेहता तीनों के नाम के आरंभिक अक्षरों को लेकर ही इसका नाम किया गया नकेनवाद। क्योंकि इन तीनों का जो सम्मिलित एक काव्य संग्रह था वो प्रपद्यवाद शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बस इतनी सी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। देखिए प्रपद्यवाद की अपने नॉर्मल परिभाषा और क्या नाम है उसका, किन कवियों के नाम पर उसका नाम ये रखा गया। उनका काव्य संग्रह था वो प्रपद्यवाद। नकेन तीनों कवि थे, नलिन विमोचन, केसरी सिंह और नरेश मेहता, तीनों के आरंभिक अक्षरों को मिलाकर बनाया। उसके बाद बात आती है कि नई कविता। तो देखिए नई कविता का आरंभ कैसे कि कुछ विद्वान प्रयोगवाद के विकसित रूप को नई कविता का नाम देते हैं। यानी कि प्रयोगवाद 1943 से 1953, 1943 से 1953 के 10 साल तक प्रयोगवाद चला था। तो उसका जो विकसित रूप हुआ उसको कई विद्वानों ने कहा कि यही नई कविता है, ठीक, जिसका आरंभ दूसरा शतक के प्रकाशन वर्ष 1951 से माना जाता है। भाई वैसे तो 53 तक चल रहा था प्रयोगवाद, लेकिन उसका जो विकसित रूप होता जा रहा था उसका इन्होंने कई विद्वानों ने कहा भाई यहाँ 51 से दूसरा शतक शुरू हुआ, यहाँ से नई कविता का भी आरंभ हो गया। उस दूसरे शतक के कई कवियों ने नई कविताएं लिखी, इसलिए उन्होंने विद्वानों ने कहा भाई 1951 से प्रयोगवाद का सॉरी नई कविता का आरंभ माना जाना चाहिए। और उसके विकसित रूप को इन्होंने नई कविता नाम दे दिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा, नई कविता का आरंभ 1954 से मानते, बिल्कुल 53 में प्रयोगवाद समाप्त हुआ। और ये कब से मानते हैं? कौन मानते हैं? रामविलास शर्मा। अब क्यों मानते हैं? कि क्योंकि इसी वर्ष डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में नई कविता नामक पत्रिका का संपादन आरंभ हुआ था। भाई डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त के संपादन में 1954 में एक पत्रिका निकली जिसका नाम था नई कविता। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा इसी समय से मानते हैं कि यहीं से नई कविता का आरंभ हुआ था। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि किस विद्वान ने कब से आरंभ माना है, क्यों माना, ठीक है। यहाँ तो क्यों माना है क्योंकि दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष था 1951, वहां से मान लिया। और यहाँ रामविलास शर्मा ने किस लिए माना है? क्योंकि जगदीश चंद्र गुप्त के संपादन में नई कविता नामक पत्रिका निकली थी, क्योंकि उसमें नई कविताएं छपा करती थी। हाँ, नई कविता शीर्षक दे दिया, तो वहां से नई कविता का आरंभ मानते हैं रामविलास शर्मा। आगे देखिए आप, इसमें आलोचना, पाटल, नए पत्ते, धर्मयुग, ये क्या है? पत्रिकाओं के नाम है। आलोचना, पाटल, नए पत्ते, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं ने इस काव्यधारा को प्रोत्साहित किया। तो यहाँ आपको बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जो नई कविता काव्यधारा है इसको प्रोत्साहित करने में किन किन पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।
तो आपको याद रखना है आलोचना पाटल नेपथ्य धर्मयुग, आलोचना पाटल नेपथ्य धर्मयुग, आलोचना पाटल नेपथ्य और धर्मयुग पत्रिकाओं का इस काव्य धारा में महत्वपूर्ण योगदान है, इसको प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर रामविलास शर्मा और नामवर सिंह इसे प्रयोगवाद का छद्म रूप करते हैं। तो आप ये भी याद रखें कि नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा और नामवर सिंह ने। रामविलास शर्मा और नामवर सिंह ने नई कविता को क्या कहा है? प्रयोगवाद का छद्म रूप। फिर देखें एक बार नई कविता, कुछ विद्वान प्रयोगवाद के विकसित रूप को नई कविता का नाम देते हैं, जिसका आरंभ दूसरा शतक के प्रकाशन वर्ष 1951 से माना जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता का आरंभ 1954 से मानते हैं, क्योंकि इसी वर्ष जगदीश चंद्र गुप्त के संपादन में नई कविता नामक पत्रिका का संपादन आरंभ हुआ था। आलोचना पाटल नेपथ्य धर्मयुग आदि पत्रिकाओं ने इस काव्यधारा को, यानी कि नई कविता काव्यधारा को प्रोत्साहित किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह इसे प्रयोगवाद का छद्म रूप मानते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे इसमें। देखिए ये जो अपन नई कहानी, नई कविता पढ़ रहे हैं, इस काव्यधारा को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कृतियां लिखी गई हैं। पहली है कविता के नए प्रतिमान, जिसके लेखक हैं नामवर सिंह। दूसरी है नई कविता के प्रतिमान, जिसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। तीसरी प्रमुख कृति है प्रयोगवाद और नई कविता, इसके लेखक है शंभुनाथ सिंह। अब याद करनी है, अब इनमें क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे। नई कविता के प्रतिमान, सॉरी कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान शब्द वही है। यहाँ भी नई कविता, यहाँ भी आ रहा है नई कविता, यहाँ भी है कविता नए, यहाँ भी। कैसे याद रखे? तो थोड़ा थोड़ा इनमें सब में अलग रखे आप कि कविता के नए प्रतिमान, अगर पहले पहले कविता आ जाए तो वो तो आएगा नामवर सिंह। तो सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है, उसका नाम रखा जाता है। वैसे आप याद रखेंगे कविता के नए प्रतिमान आ गया तो वो होगा नामवर सिंह का। ठीक है, किसका रहेगा? नामवर सिंह का। अगर लास्ट में कविता आता है तो वो चली जाएगी शंभुनाथ के पास। थोड़ा सा लिंक बता रहा हूं आपको याद करने के लिए। कविता के नए प्रतिमान, अगर कविता से शुरू हो रहा है और नए प्रतिमान है तो वो हो गया नामवर सिंह का, और लास्ट में एक कविता आ रहा है तो वो हो गया शंभुनाथ का। बीच में देखिए आप, और नई कविता के प्रतिमान आ जाता है, यानी कि बीच में कविता शब्द आता है तो अपने को क्या लगाना है? लक्ष्मी का। कविता शब्द को ध्यान रखें, कविता शुरू होगा नामवर सिंह, कविता लास्ट में आएगी शंभुनाथ, कविता बीच में आएगी लक्ष्मी। याद रहेगा? बढ़िया ट्रिक है कि कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत, और प्रयोगवाद और नई कविता शंभुनाथ। शुरू में नामवर, लास्ट में शंभु, बीच में लक्ष्मी। आगे देखिए कि इस काव्यधारा के लगभग सभी कवि वही है जिन्होंने प्रयोगवादी काव्यधारा में लेखन किया। तो प्रयोगवाद में जितने कवि हैं लगभग वही इसी काव्यधारा के कवि हैं। तो उनका परिचय पढ़ो, चाहिए इनका परिचय पढ़ो, बात एक ही है। तो एक बार में जैसे अपन ने रांगे राघव ले लेंगे या रघुवीर साहब जो भी लेंगे, उसका पूरा परिचय एक जगह पढ़ डालो। इधर प्रयोगवाद में भी लिखेंगे, इधर नई कविता में भी लिखेंगे, सातोत्तरी में भी लिखेंगे, प्रकृति में भी लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने फैक्ट लिखा है आपको। फिर पूरा परिचय अपने किताबों में पढ़ी रखा, वो परिचय एक जगह पूरा रख डाला, जिसमें सारा आ गया उसमें मान लो सारा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, अपने तो देख लिया कि कौन सा कवि किस काल में महत्वपूर्ण कवि माना गया है। अब आगे चलते हैं अपन इसके बाद। अब देखिए आप, सातोत्तरी कविता, इसी का दूसरा नाम है समकालीन कविता। 60 से पता चला 1960 के बाद में शुरू हुई, वहां से सातोत्तरी कविता। अब नई कविता के बाद सातोत्तरी कविता शुरू होती है। तो देखिए इसकी कुछ विशेषताएं क्या क्या है कि 1960 के दशक के बाद लिखी गई कविताओं को समकालीन कविता या सातोत्तरी कविता कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 1960 के दशक के बाद लिखी गई कविताओं को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे सातोत्तरी या समकालीन। स से ही सातोत्तरी आएगा और स से ही समकालीन कविता आएगा, स से ही 60 आएगा। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय समकालीन कविता का आरंभ किसके बाद मानते हैं? यह भी प्रश्न बनता है कि आपातकाल के बाद से समकालीन कविता का आरंभ कौन मानते हैं? तो आप बताएंगे डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय। आगे देखिए, डॉक्टर रामदरस मिश्र ने इसका आरंभ 1960 से ही माना है। यहाँ भी 60 की बात आई थी, तो रामदरस मिश्र ने
साठोत्तरी कविता का आरंभ कब से माना? 1960 में माना है। इस काव्य धारा को कवियों ने देखो क्या क्या नाम दिए हैं, अकविता, सहज कविता, ताजी कविता, विचार कविता आदि नामों से संबोधित किया गया है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, अकविता, सहज कविता, ताजी कविता व विचार कविता आदि नामों से किस काव्य धारा को जाना जाता है? तो आप बताएंगे साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता या काव्य आंदोलन को काव्य धारा को जाना जाता है। किस किस नाम से? अकविता, सहज कविता, ताजी कविता, विचार कविता। अकविता, सहज कविता। अब यहाँ देखो आप इसमें आप एक साथ याद कर सकते हो, सविता का नाम याद कर लो और आगे अ लगा दो, सारे आ जाएंगे। असविता साठोत्तरी कविता के दूसरे नाम असविता। आ से देखो आप अकविता आ गया, स से क्या आएगा? सहज कविता, वी से क्या आएगा? विचार कविता, ता से क्या आएगा? ताजी। अब देखिए साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता के प्रमुख कवि कौन कौन है? श्रीकांत वर्मा, धूमिल, लीलाधर जगुड़ी और एक गोरख पांडे, ये सभी इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो इन्हें आप याद करें एक ही शब्द में, शाम का वह समय जब गाय लौटकर घर को आती है तो उसे क्या कहते हैं? गोधूली वेला कहते हैं ना। तो गोधूली शब्द से आप सारे याद कर लेंगे, उसके आगे आप लगा दो श्री, ट्रिक बनाएंगे हम इसकी, क्या बनेगी? यहाँ लिख देता हूं इन कवियों की ट्रिक, श्री गोधूली, श्री गोधूली। यहाँ पर आप इसको चाहो तो लीलाधर है ना तो बड़ी कर देना एक बार। श्री गोधूली साठोत्तरी कविता के प्रमुख कवि हैं। श्री गोधूली साठोत्तरी काव्य धारा, श्री गोधूली। तो श्री से श्रीकांत वर्मा, ध्यान रखना। गो से क्या आएगा? गोरख पांडे, धू से धूमिल और ली से लीलाधर, ये अपने को याद हो जाएगी। तो साठोत्तरी अथवा समकालीन कविता देखिए आप 1960 के दशक के बाद लिखी गई कविताओं को साठोत्तरी अथवा समकालीन कविता कहा जाता है। डॉक्टर विश्वम्भर नाथ उपाध्याय समकालीन कविता का आरंभ आपातकाल के बाद मानते हैं। डॉक्टर रामदास मिश्र इसका आरंभ 1960 से ही मानते हैं। इस काव्य धारा को कवियों ने अकविता, सहज कविता, ताजी कविता अथवा विचार कविता आदि नामों से संबोधित किया है। इसके प्रमुख कवि हैं अपने देखो आप, श्री गोधूली से याद रखेंगे, श्री से श्रीकांत वर्मा, गो से गोरख पांडे, फिर धू से धूमिल आएगा और ली से लीलाधर जगुड़ी आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं स्कोर भी। साठोत्तरी कविता में देखिए धूमिल के बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ते हैं हम। धूमिल का वास्तविक नाम था सुदामा पांडे। धूमिल का वास्तविक नाम क्या था? सुदामा पांडे। वो एक पंक्तियां पढ़ी थी ना बने, पानी प्राग को हाथ रचियो ने नैनन के पग जलसों पग धोए। किसके धोए थे? सुदामा जी की। किसने धोए थे? क्यों धोए थे? क्योंकि वो धूल में गंदे होते थे। समझ गए? यानी कि धूमिल का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, धूल में धो रहे थे इसलिए, है ना। 39 वर्ष की अवस्था में इनकी किससे मृत्यु हुई? ब्रेन कैंसर के कारण मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। जीवन काल में केवल एक ही काव्य संग्रह छपा और उसका नाम है संसद से सड़क। कहां से कहा था? संसद से सड़क तक। किसका था ये काव्य संग्रह? ये रख लो भाई, संसद से सड़क तक धूल उड़ती रहती है, सड़कों में उड़ती है ना। संसद से सड़क तक क्या उड़ती रहती है? धूल। तो याद रखेंगे आप, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह किसका था? धूमिल का। किसका था? धूमिल का। आगे देखो, जब ये मर गए, इनका देहांत हो गया, उसके बाद इनके दो और काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। एक तो है कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, और एक है सुदामा पांडे का प्रजातन। ये भी हमें याद करने हैं। तो कैसे याद करें? देखो, कल सुनना मुझे, जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद वो रही, तो कल सुनना मुझे यानी कि अब वो मर चुके हैं। और सुदामा पांडे से तो यह नाम से पता चल रहा है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि धूमिल का वास्तविक नाम क्या है? सुदामा पांडे। तो सुदामा पांडे का प्रजातंत्र किसका है? धूमिल का ही। तो धूमिल, सुदामा पांडे, इधर संसद से सड़क तो धूल उड़ रही है, कल सुनना मुझे आप तो धूल उड़ रही है, ऐसे करके आप इन सबको याद कर सकते हो। 39 वर्ष की अवस्था में ब्रेन कैंसर से इनका देहांत हो गया था। ठीक है, अब आगे देखिए आप, अब आती है लंबी कविता। अपने जैसे
साठोत्तरी कविता हो गई। अब साठोत्तरी कविता के बाद में अलग अलग प्रकार की कविताएं लिखी गई है। उसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले लंबी कविताएं कौन कौन सी थी, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी कविताएं। कविता तो ऐसे अपन मानते कि एक पेज की कविता होती है, लेकिन लंबी कविताएं भी लिखना शुरू किया था कवियों ने, जिसमें प्रमुख प्रमुख कौन आते हैं? निराला जी का नाम आता है सबसे पहले, और उनकी जी की सरोज स्मृति कितनी बड़ी कविता है, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, ये इनकी लंबी कविताएं मानी जाती है। तो देखिए कि द्विवेदी युग में प्रबंध काव्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया। द्विवेदी युग के पश्चात प्रबंध कविता का स्थान किसने लिया? लंबी कविता या गीति नाटक जो गाए जाते हैं ना, वो नाटक। तो लंबी कविता ने इसका स्थान ले लिया। और हिंदी में लंबी कविताओं के श्री गणेश कर्ता कौन माने जाते हैं? निराला। देखो उनके नाम में ऐसा शब्द मिल रहा है अपने को कि लंबा शब्द जुड़ सकता है उसे। निराला लंबी कविता, निराला लंबी कविता, उस नाम में कुछ लिंक मिल रहा है अपने को, उसे हम याद कर सकते हैं कि लंबी कविता का श्री गणेश कर्ता निराला है। आराम से याद कर सकते हैं। लंबी कविता आते हैं आपको याद आना चाहिए कि निराला है ना। अब देखिए सरोज स्मृति, तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा आदि निराला की क्या है? लंबी कविताएं। ये हमने उधर भी याद की, लेकिन अब यहाँ हमें अलग से याद करना पड़ेगा भाई, ये इनकी लंबी कविताएं। सरोज स्मृति, तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा किसकी लंबी कविताएं हैं? निराला जी। अब देखो इन तीनों में क्या क्या विशेषता है, थोड़ी थोड़ी सी सबकी देखते हैं। सबसे पहले आता है सरोज स्मृति, ये तो आपको याद है। ये क्या है? सरोज स्मृति एक शोक गीत है, यानी कि दुख में गाया हुआ गीत है, जो निराला ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के पश्चात लिखा था। जब इनकी पुत्री सरोज का देहांत हो जाता है, उसके बाद ये गीत लिखते हैं, सरोज स्मृति। दूसरा देखिए आप तुलसीदास। तुलसीदास तुलसी के जीवन पर आधारित है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखो आप राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा में राम का द्वंद्व वर्णित है भाई, जिसे निराला की आत्म कथा परक रचना माना जाता है। कि कहां पर होता है उनको द्वंद्व पता होगा आपको। राम ने माता दुर्गा की पूजा की थी, तो पता चलता है कि जैसे कल युद्ध हो रहा है और उसमें वो माता कुछ किसकी तरफ से है? रावण की तरफ से। तो उन्होंने उसकी पूजा की थी, और कहते हैं उस समय पूजा करते समय एक पुष्प चढ़ाना होता है, अंतिम फिर वो पुष्प नहीं मिलता है। उस पूजा के दौरान वो बनाओ पूजा असफल हो जाती, तो उनको याद आता है कि माँ मुझे बचपन में राजीव नयन कहा करती थी। राजीव नयन कहा करती थी, तो मेरे नेत्र भी क्या है? कमल के समान है, यानी कि पुष्प है। तो वो तीर उठा के अपने हाथ से उसको निकाल के नेत्र को वहां अर्पित करना चाहते थे माँ के चरणों में। उसी में माँ दुर्गा उनको दर्शन दे देती है और उनकी तरफ से लड़ती है शक्ति। तो वहां पर पूरी कविता है कि राम की शक्ति पूजा, इसमें इनका द्वंद्व वर्णित है राम का, और जिसे निराला की आत्मकथा पर रचना भी माना जाता है। फिर देखो एक बार लंबी कविता कि द्विवेदी युग में प्रबंध काव्य प्रचुर मात्रा में, यानी कि बहुत ज्यादा लिखे गए थे। द्विवेदी युग में लिखे गए थे प्रबंध काव्य, लेकिन द्विवेदी युग के बाद में प्रबंध कविता का स्थान, जो प्रबंध कविता वहां लिखी गई थी बंधी हुई, उसका स्थान किसने ले लिया था? लंबी कविता या कीर्ति नाटक ने ले लिया था। हिंदी में लंबी कविताओं की श्री गणेश कर्ता निराला को माना जाता है। सरोज स्मृति, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा आदि निराला की लंबी कविताएं हैं। सरोज स्मृति एक शोक गीत है जो निराला ने अपनी पुत्री की मृत्यु के पश्चात लिखा था। तुलसीदास में तुलसी के जीवन पर आधारित है, उनके जीवन का वर्णन है। और राम की शक्ति पूजा में राम का द्वंद्व वर्णित है, जिसे निराला की आत्मकथा पर रचना भी माना जाता है। देखिए किस किस ने कौन सी लंबी कविताएं लिखी प्रमुखता। सबसे पहले नाम लेते हैं हम नरेश मेहता। नरेश मेहता ने लिखी संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और सबरी नामक लंबी कविताएं लिखी। तो हमें याद होना चाहिए कि संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और सबरी किसकी लंबी कविताएं हैं? नरेश मेहता की। तो कैसे याद करें? देखो आप, महाप्रस्थान भगवान राम, सीता, लक्ष्मण है ना, इन्होंने वनवास मिला था ना इनको, तो वन में गए थे, तो उनका महाप्रस्थान था, ऐसे याद करेंगे। ठीक, वो वन में गए, वो रात कैसी थी? संशय की एक रात थी, जब माता सीता, राम, लक्ष्मण महाप्रस्थान करते हुए वन में गए, प्रवाद पर्व में वन में गए, और वहां उनको सबरी मिली। और इधर आप याद रखेंगे सारा प्रसंग नरेश मेहता। ठीक, ये सब लंबी कविताएं होगी। देखिए उनका वनवास तो लंबा ही था ना, 14 वर्ष का था। तो ऐसे याद रखेंगे, महाप्रस्थान, सबरी, संशय की एक रात, प्रवाद पर्व, नरेश मेहता किया।
मुक्ति बोध देखिए आप। मुक्ति बोध ने कौन कौन सी लंबी कविताएं लिखी? अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा है, ब्रह्म राक्षस और लकड़ी का रावण। कल भी हमने याद किया था कि अंधेरे में चांद लकड़ी के चांद से राक्षस को मुक्ति मिली से हमने कुछ याद किया था। आराम से याद कर सकते हो, अंधेरे में लकड़ी के चांद से राक्षस को मुक्ति मिली। हाँ, तो मुक्ति बोध की है सारी लंबी कविता। देखो, अंधेरे में चांद का मुंह टेढ़ा है, लकड़ी से लकड़ी का रावण, राक्षस से ब्रह्म राक्षस। तो अंधेरे में चांद का मुंह टेढ़ा है, ब्रह्म राक्षस और लकड़ी का रावण किसकी लंबी कविता है? मुक्ति बोध। ठीक है। आगे की लंबी कविता आसानी से याद होती है अपने को, असाध्य वीणा। असाध्य वीणा, असाध्य वीणा ऐसे याद रखेंगे। आगे की लंबी कविता है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा, वहां वो सच्चिदानंद हीरान वात्सायन लगी भी दे सकता है, ध्यान रखना। तो भी आपको असाध्य वीणा। सर्वश्रेष्ठ दयाल सत्यना की लंबी कविता है कुआनो नदी। कौन सी नदी? कुआनो नदी। तो आप ध्यान रखें, सक्सेना की कुआनो नदी, सक्सेना की कुआनो नदी। कुआ भी तो बहुत गहरा होता है, उसमें लंबी रस्सी लगा दे तभी तो पानी खींच पाते हैं अपन। तो कुआनो नदी क्या है? लंबी कविता है। नदी भी लंबी होती है, होती ही नहीं होती। और एक किसका है? सक्सेना, सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना। दोबारा देखो, नरेश मेहता की लंबी कविताएं, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और सबरी। फिर देखिए आप मुक्ति बोध की लंबी कविताएं, अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा है, ब्रह्म राक्षस और लकड़ी का रावण। आगे की लंबी कविता ऐसे असाध्य वीणा और सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना की लंबी कविता है कुआनो नदी। कुआनो नदी। और कुछ प्रमुख लंबी कविताएं हैं, देखो जो हमें याद करनी है। नाटक जारी है, बलदेव खटीक, ये किसकी है? लीलाधर जगुड़ी की। दुनिया में नाटक हो रहे हैं बहुत ज्यादा और भगवान उनकी लीलाएं करते जा रहे हैं। और नाटक क्या हो रहे हैं? लीलाधर जगुड़ी, बलदेव खटीक, है ना। नाटक जारी है, अभी मत साहब की नाटक जारी है और बलदेव खटीक किसकी है? लीलाधर जगुड़ी की, है ना। आगे देखो, आत्महत्या के विरुद्ध कौन है? रघुवीर सहाय। आत्महत्या के विरुद्ध कौन है? रघुवीर सहाय। समय के देवता नरेश मेहता। अंधा युग और कनुप्रिया, देखो यहाँ से याद करें अपन, अंधा युग धर्मवीर भारती की है, कनुप्रिया भी नहीं की है। और आत्मा को जीता है किसने? कुंवारे लड़कों ने। एक कंठ में सिपाही दुष्यंत कुमार। तो आत्मा को जीत लिया ना कुंवर नारायण ने। किसने जीता? कुंवर नारायण। तो आत्मजयी कुंवर नारायण। एक कंठ में सिपाही, यहाँ से याद रखेंगे हम, दुष्यंत कुमार। ठीक है। तो दोबारा एक बार और रिवीजन करते हैं इनका। देखो, नाटक जारी है, बलदेव खटीक, लीलाधर जगुड़ी। ठीक। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय है। समय के देवता कौन है? नरेश मेहता है। अंधा युग कनुप्रिया, धर्मवीर भारती, यहाँ से याद रखना। आत्मजयी कुंवर नारायण, एक कंठ में सिपाही दुष्यंत कुमार। देखो, नाटक जारी है, बलदेव खटीक, लीलाधर जगुड़ी। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। समय देवता नरेश मेहता। अंधा युग कनुप्रिया, धर्मवीर भारती। आत्मजय कुंवर नारायण, एक कंठ में सिपाही दुष्यंत कुमार। ये लीजिए अपने आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।